हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम समष्टि वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इससे संबंधित वृद्धि मॉडल यानी कि ग्रोथ मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। समष्टि वृद्धि, समष्टि का जो आकार होता है, किसी भी प्रकृति में किसी भी समष्टि का आकार स्थिर नहीं होता, वो समय समय पर बदलता रहता है। अर्थात वो एक स्थैतिक प्राचल यानी कि स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, उसमें चेंज होता रहता है। प्रकृति में वातावरणीय परिस्थितियों और अन्य फैक्टर्स के आधार पर उसमें परिवर्तन होता रहता है, अर्थात वो घटती और बढ़ती रहती है। समष्टि को प्रभावित करने वाले कारक बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। आहार उपलब्धता, किसी भी समष्टि में जीवों को आहार कितना उपलब्ध होता है, अधिक, कम या मॉडरेट उपलब्ध हो रहा है। परभक्षण दाब, पैरासाइट का जो प्रेशर है वो कितना है। और मौसमी परिस्थितियां वहाँ पर कैसी है। जैसे टुंड्रा में मौसमी जो परिस्थितियां होती हैं वो कठिन होती है, इसलिए वहाँ पर समष्टि का आकार थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जहाँ पर जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो कंडीशंस है बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ पर समष्टि का आकार किसी का भी अधिक हो सकता है। तो एक निश्चित अवधि में समष्टि का जो घनत्व होता है यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बेसिकली 4 प्रमुख प्रक्रमों पर, प्रोसेसेस पर निर्भर करती है। नंबर 1 जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन और उत्प्रवासन। जन्म दर को नेटालिटी कहते हैं, मृत्यु दर को मोर्टेलिटी कहते हैं, आप्रवासन को इमाइग्रेशन, उत्प्रवासन को ई माइग्रेशन कहते हैं। ये बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी समय पर किसी पॉपुलेशन यानी कि समष्टि की जो आकार होता है, उसका जो घनत्व होता है, उसको प्रभावित करते हैं। और जन्म दर और आप्रवासन समष्टि घनत्व बढ़ाते हैं, जबकि मृत्यु दर और उत्प्रवासन समष्टि घनत्व घटाते हैं। समष्टि के ये प्राथमिक प्रांचल प्राइमरी पैरामीटर्स होते हैं पॉपुलेशन के, जिसके आधार पर उसका आकार घनत्व निर्भर करता है। और इन समूहगत गुणों का यानी कि इन चारों के जो समूहगत गुण है या समष्टि के प्रांचल है, उनका अध्ययन जो है जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी कहलाता है। अब हम सबसे पहले जन्म दर के बारे में पढ़ेंगे या नेटालिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में एक निश्चित अवधि में किसी पॉपुलेशन में जो प्रारंभिक घनत्व होता है यानी कि जो सबसे पहले जो घनत्व होता है, उस घनत्व में कितने जीव आकर नए जुड़ते हैं, उनका जन्म होता है, उसको हम बोलते हैं नेटालिटी यानी कि जन्म दर। यानी कि किसी भी समष्टि में एक समय पर कितने नए जीव आकर उस पॉपुलेशन डेंसिटी से, घनत्व से आकर जुड़ते हैं, इसे हम नेटालिटी और जन्म दर कहते हैं। जन्म दर में बर्थ यानी कि जन्म किसी भी जंतु का, हैचिंग यानी कि एग से किसी एग का फटना और किसी स्ट्रक्चर का बाहर निकलना, चाहे वो बेबी हो चाहे वो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हो, और जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण, पादपों के लिए अंकुरण। तो कोई भी समष्टि हो सकती है, पादप की हो सकती है, माइक्रोब्स की हो सकती है, प्लांट्स की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है। तो उसमें तीनों चीज़ें हो सकती हैं। हैचिंग भी हो सकती है, जितनी हैचिंग हुई है, कितने बर्थ हुए, जन्म हुए, या कितने जर्मिनेशन हुए हैं। मनुष्य के लिए बर्थ रेट और नेटालिटी बराबर होती है, यानी कि जितने ही जन्म लेते हैं सामान्यतः उतने ही बच्चे सरवाइव करते हैं, क्योंकि स्तनधारी और बर्ड्स जो है कम संख्या में संतानें उत्पन्न करते हैं, लेकिन बड़ी संतानें उत्पन्न करते हैं, जिनसे उनका सर्वाइवल रेट अधिक होता है। दूसरा मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी, उसी समष्टि के उस समय के दौरान, जिस समय में हमने नेटालिटी पढ़ी, जन्म दर पढ़ी, उस समय के दौरान कितने जीव की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, कितने जीव वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसको हम बोलते हैं मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी। आप्रवासन यानी कि इमाइग्रेशन, किसी समय पर उसी समष्टि के अंदर कितने जीव बाहर से आकर जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं हम आप्रवासन यानी कि इमाइग्रेशन, यानी कि बाहर से जीवों का अंदर आकर मिलना, उस प्रारंभिक घनत्व के साथ आकर जुड़ना। उत्प्रवासन मतलब उसी समय में
कितने जीव उस समष्टि से बाहर निकल कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्प्रवासन। जन्म दर और आप्रवासन यानी कि इमाइग्रेशन और नेटैलिटी किसी भी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, और मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी और उत्प्रवासन किसी भी पॉपुलेशन की जो घनत्व है, आकार है, उसको घटाते हैं। अब यदि किसी समय पर जो t पर अगर हम बात करें, किसी समय t पर समष्टि का घनत्व अगर n है, और हमने कहा कि किसी समय पर जो t समय पर जो घनत्व है वो n है, तो अगर हमने कहा कि t समय t पर जो घनत्व है वो कितना है, n है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, n है, तब t+1 समय t+1 पर जो समष्टि का घनत्व होगा वो कितना होगा, nt+1। nt+1 कितना हो जाएगा, nt यानी कि जो प्रारंभिक समय पर था, यानी कि अगर हमने कहा कि n है या तो nt यानी कि n समय t पर, यहाँ पर nt समय पर जितना घनत्व था, इंटू b+i, b फॉर बर्थ, i फॉर इमाइग्रेशन यानी कि आप्रवासन और जन्म दर, माइनस बर्थ डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी प्लस इमाइग्रेशन। तो अब जो प्रारंभिक समय अगर t पर घनत्व n या nt हो और t+1 समय पर कितने t1+ समय के बाद जो उसका जो घनत्व होगा वो nt+1 होगा, nt इंटू b+1 माइनस m+e। इसका मतलब इस समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी समष्टि का आकार तभी बढ़ सकता है जब ये दोनों यानी कि b+i बर्थ प्लस इमाइग्रेशन का वैल्यू m+ie से ज़्यादा हो। तो अगर ये ज़्यादा है तो वृद्धि होगी, लेकिन अगर ये उल्टा हो जाएगा तो अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो पॉपुलेशन में ग्रोथ कम होगी। यानी कि जब जन्म दर और आप्रवासन यानी कि बर्थ रेट और इमाइग्रेशन ज़्यादा होते हैं, उन दोनों का योग ज़्यादा होता है मृत्यु दर और उत्प्रवासन यानी कि मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन से, तो पॉपुलेशन में वृद्धि होती है, यानी कि पॉपुलेशन घनत्व बढ़ता है, उसका आकार बढ़ेगा। लेकिन अगर मृत्यु दर और उत्प्रवासन अधिक है जन्म दर और आप्रवासन से, तो उसमें वृद्धि कम होगी, अर्थात उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी, उसकी वृद्धि नहीं होगी। और जब ये दोनों ज़्यादा होंगे इससे, तो पॉपुलेशन में वृद्धि होगी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो नॉर्मली किसी भी समष्टि के आकार को निर्धारित करते हैं। वो बढ़ता है या घटता है वो बेसिकली किस पर निर्भर करता है, जन्म दर पर और मृत्यु दर पर। लेकिन किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में ये जो इमाइग्रेशन है यानी कि आप्रवासन और उत्प्रवासन यानी कि इमाइग्रेशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी समष्टि की वृद्धि के लिए या उसकी कमी के लिए, या उसके घनत्व को प्रभावित ज़्यादा करते हैं। जैसे जब कोई नई बसावट होती है, जहाँ पर कोई नए जीव आने प्रारंभ करते हैं, नई कॉलोनी बनती है, तो वहाँ पर इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर की अपेक्षा वहाँ पर जन्म दर से ज़्यादा आप्रवासन यानी कि इमाइग्रेशन उस पॉपुलेशन साइज के निर्धारण के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जितना ज़्यादा जीव बाहर से आकर वहाँ रहते हैं उतनी ही पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर अभी नई बसावट होती है। इसीलिए इस समय जन्म दर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो इमाइग्रेशन होता है, यानी कि आप्रवासन होता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है वृद्धि मॉडल। तो जो वृद्धि मॉडल है, तो किसी भी समष्टि का किसी समय पर, किसी विशेष समय पर, समय के साथ साथ जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं उसका, वो यानी कि अर्थात वो उसकी जो वृद्धि होती है वो पूर्व अनुमानित होती है और वो विशिष्ट प्रकार की होती है। वृद्धि मॉडलों की सहायता से हम ये ज्ञान कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें जो वृद्धि हो रही है किसी भी जनसंख्या में वो अनियंत्रित हो रही है या नियंत्रित हो रही है। तो इसमें वृद्धि को हम माप सकते हैं किस प्रकार की वृद्धि हो रही है। और इसके अतिरिक्त जो जनसंख्या की अनियंत्रितता, यानी कि जब जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती है, उसकी वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है और उससे जो जनित समस्याएं क्रिएट होती है, जब वो अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, जैसे एल्गल ब्लूम में
अनियंत्रित वृद्धि होती है तो उस वृद्धि से समस्याएं क्या क्रिएट होंगी, उससे क्या समस्याएं पैदा होंगी, उसके अध्ययन को भी हम कर सकते हैं कि वो कौन सी समस्याएं लेकर आएगी, और इसका ज्ञान हम वृद्धि मॉडलों की सहायता से कर सकते हैं। बेसिकली नेचर में 2 प्रकार के वृद्धि मॉडल पाए जाते हैं। एक होता है चरघातांकी यानी कि एक्सपोनेंशियल मॉडल, एक्सपोनेंशियल मॉडल, और यानी कि जो एक्सपोनेंशियल मॉडल जो जे शेप्ड यानी कि जे आकार का कर्व देता है, और दूसरा होता है लॉगेस्टिक ग्रोथ कर्व या ग्रोथ मॉडल जो एस और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देता है। तो बेसिकली 2 मॉडल होते हैं, पहला है चरघातांकी और दूसरा था लॉगेस्टिक ग्रोथ मॉडल। जो चरघातांकी यानी कि एक्सपोनेंशियल मॉडल है, इसको ज्यामितीय मॉडल भी बोलते हैं। तो ये जो मॉडल होता है ये सामान्यतः नेचर में बहुत कम जीवों में पाया जाता है। अधिकांश जीवों में सिग्मॉइड और एस टाइप के वृद्धि मॉडल पाया जाता है। ये जो मॉडल होता है चरघातांकी, ये एल्गल ब्लूम्स में पाया जाता है। जब ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी पॉल्यूटेड वाटर में, किसी प्रदूषित वाटर में नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होने से उनकी ग्रोथ अत्यधिक हो जाती है, तब उसे हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। इसके अलावा कुछ कीटों में पाया जाता है, वार्षिक पौधों में पाया जाता है, रेंडियर में पाया जाता है और लेमिंग्स में पाया जाता है। इस मॉडल का जो संबंध है वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस से है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने इस मॉडल के बारे में बताया। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि अगर असीमित संसाधन यानी कि खाद और आवास, 2 चीज़ें हमें बेसिकली से पढ़नी है। संसाधन का मतलब क्या है जीव के लिए, एक तो उसके लिए खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन फूड, और दूसरा आवास यानी कि उसमें जहाँ वो रह रहा है हैबिटेट। अगर असीमित संसाधन होते हैं तो कोई भी समष्टि या प्रजाति ज्यामितीय रूप से वृद्धि करती है, और जब किसी आवास में संसाधन अनियंत्रित असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तब कोई भी प्रजाति अपनी जीव संख्या बढ़ाने की एक प्रॉपर्टी रखती है, एक उसके अंदर अंतर्निहित क्षमता होती है, जिसके कारण वो अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर लेती है, अर्थात अपनी वृद्धि की, अपनी जनन की पूर्ण क्षमता प्राप्त कर लेती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है कि संसाधन असीमित होने चाहिए। और जब किसी असीमित संसाधन होने पर कोई प्रजाति अपनी अधिकतम जनन दर अर्थात अपनी अधिकतम वृद्धि प्राप्त कर लेती है, तब इस प्रकार की वृद्धि को हम चरघातांकी यानी कि ज्यामितीय वृद्धि मॉडल कहते हैं। और इससे जे आकार का वक्र कर्व प्राप्त होता है हमें, और उसमें जो जे शेप्ड कर्व है, इसमें जो इस तरफ होती है ये समष्टि का घनत्व है n, समष्टि घनत्व n है, और यहां पर समय t है। तो समय t के साथ कितनी वृद्धि हो रही है, तो ये जे शेप्ड कर्व प्राप्त होता है हमें। तो जे शेप्ड कर्व जो प्राप्त होता है उसमें अगर हम देखते हैं कि सीमित साधन नहीं है अर्थात असीमित साधन है, तो पॉपुलेशन का साइज एकदम तेजी से बढ़ता है। और यदि n साइज की कोई समष्टि है उसमें जन्म दर b है, तो इसमें n साइज की समष्टि हो गई और उसमें जन्म दर जो होती है वो b होती है और मृत्यु दर d होती है, b फॉर बर्थ d फॉर डेथ रेट। तो अगर इकाई समय t में, तो अब हम देखेंगे t समय में, समय t में उसमें वृद्धि या कमी जो होगी यानी कि उसमें जो चेंज होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हम नापते हैं वो उसकी कमी या वृद्धि नापते हैं, उसमें कितना वृद्धि हुई कितनी उसमें कमी हुई, तब होती है वो dn/dt। तो dn/dt इज इक्वल टू b - d × n, यानी कि जो प्रारंभिक
घनत्व था, जो प्रारंभिक पॉपुलेशन थी प्रारंभिक, उसमें जो चेंज होगा वो कितना होगा, b माइनस डी इंटू एन। एन के अंदर जितना है उसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करके प्राप्त करेंगे, b माइनस डी। और b माइनस डी का मतलब क्या है, कितनी बर्थ हुई और कितनी डेथ हुई। अगर माना 100 डेथ हुई और 200, या हमने कहा कि माना ये 100 हुई और ये माना 150 हुई, तो यह होगा 150 माइनस 100 इंटू एन। तो जो भी वैल्यू होगी हम उसको रखते थे, नहीं b माइनस डी इंटू एन। और अगर हम मान लें कि b माइनस डी इज इक्वल टू आर है, तब क्या हो जाएगा, ये dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन या एन आर, क्योंकि हमने b माइनस डी इज इक्वल टू आर रख दिया, जहां पर r जो है वो प्राकृतिक वृद्धि का, r क्या है, प्राकृतिक वृद्धि का इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं इसको, यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक प्राकृतिक वृद्धि का इंट्रिंसिक दर होती है, इंट्रिंसिक रेट होता है, यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं इसको। ये किसी भी पॉपुलेशन के लिए अलग अलग हो सकती है। अब ये जो समष्टि की जो वृद्धि होती है किसी भी वृद्धि की, वो जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है। और जो ये कारक होते हैं ये महत्वपूर्ण प्रांचल होते हैं, महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं, जिनके आधार पर किसी भी प्रकृति में जो समष्टि होती है उसका आकार बढ़ता है अथवा घटता है। और यदि समष्टि 3 वर्ष में, यदि कोई समष्टि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी जो पहली पॉपुलेशन 1000 थी वो 3 वर्ष में फॉर एग्जांपल 2000 हो गई है, तो तब उसकी जो वैल्यू होती है आर की वो 3r होती है। यानी कि अगर कोई जो पॉपुलेशन थी वो 3 इयर्स में 3 वर्ष में डबल हो गई, तब r की वैल्यू कितनी होगी, 3r, यानी कि वो उसका जो रेट है वो 3r के बराबर होगा। और नॉर्वे के चूहों के लिए इसका जो वैल्यू है वो है 0.015। नॉर्वे के चूहों के लिए 0.015 होती है। आटे में पाए जाने वाले गुबरैल यानी कि भृंग के लिए जो ये वैल्यू है 0.12 है। 1981 में जो मानव है, जब मानव समष्टि के लिए आर की वैल्यू 0.0205 थी, लेकिन 2019 में आर की वैल्यू जो है वो 10.38 हो गई, बढ़कर 10.38 पर्सन, यानी कि व्यक्ति, वो भी कितनी, पर 1000 पॉपुलेशन, यानी कि प्रति 1000 में जो आर की वैल्यू है इस समय 2019 में वो 10.38 पर्सन पर 1000 पॉपुलेशन थी। अब जे आकार के वक्र में बेसिकली 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं। लॉग फेज यानी कि पश्चातावस्था, ये लैग फेज होती है, लॉग फेज, इसको हम पश्चातावस्था बोलते हैं। पश्चातावस्था में कौन सी अवस्था होती है कि जब कोई पॉपुलेशन, जब कोई समष्टि किसी नई जगह पहुंचती है, किसी नई प्रजाति पहुंचती है किसी जगह पर नए वातावरण में आती है, तो वहाँ पर उसकी वृद्धि प्रारंभ में मिनिमम होती है, क्योंकि अभी वो अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर रही होती है, अपने आप को वहाँ रिसोर्सेज को यूज़ करने की प्रयास कर रही होती है, इसलिए शुरू में वृद्धि बहुत कम होती है। लेकिन सेकंड अवस्था होती है घातांकी अवस्था। घातांकी अवस्था मतलब एक्सपोनेंशियल फेज होती है, जिसमें अब जो पर्याप्त संसाधन होने पर, यहाँ पर जो साधन ज़्यादा होने के कारण अब जो ये प्रजाति होती है अपने आप को बहुत तेज़ी से वृद्धि कराती है, अर्थात यहाँ पर अब बहुत तीव्र वृद्धि होती है। और लास्ट जो अवस्था होती है वो होती है ध्वंस अवस्था। ध्वंस अवस्था यानी कि क्रैश फेज। क्रैश फेज में क्या होगा कि या तो वो जो जीव है अब वो वहां से निकलकर किसी और स्थान पर चले जाते हैं, या उनके अंदर मास मोर्टेलिटी होती है, अर्थात मास मतलब बहुत ज़्यादा
समूहों में मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, यानी कि अब उनमें या तो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है या वो वहाँ से निकल के चले जाते हैं, इससे उसका जो वापस वो वहीं पहुँच जाती है जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको बोलते हैं क्रैश फेज, यानी कि ध्वंस अवस्था। तो ध्वंस अवस्था में जो पॉपुलेशन है, समष्टि है, अब वो वहाँ से निकलकर या तो कहीं और चली जाती है या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है, मृत्यु दर ज़्यादा होती है। अब अगर हम कैलकुलस के कुछ सिद्धांत यूज करके देखें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो साइज होता है, तो इस जो पॉपुलेशन के साइज के लिए हम अगर कुछ मौलिक सिद्धांतों का यूज करके चरघातांकी ये जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको हम अगर समीकरण के रूप में समाकलित कर लेते हैं तो वहाँ पर जो है हमें जो प्राप्त होती है पॉपुलेशन के लिए वो NT इज इक्वल टू, जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो NT इज इक्वल टू होती है N0ERT। तो N0ERT होता है। तो N0 का मतलब क्या है यहाँ पर कि समय t पर जो उसकी प्रारंभिक पॉपुलेशन थी, t समय पर जो समष्टि घनत्व था वो N0 होता है। जो N0 का मतलब है कि जो प्रारंभिक अवस्था में शून्य समय पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो N0, और t समय की अगर हम बात करें तो t समय पर कितनी होगी, और इसमें E जो है प्राकृतिक लघु गुणक है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.17828, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। और जो R है वो R सेम है, प्रकृति में वृद्धि का इंट्रिंसिक दर यानी कि नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज इन नेचर, और E जो है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। T क्या है, समय है, टाइम है, कितने समय की बात चल रही है। तो किसी भी समय पर अगर संसाधन अनियमित होते हैं, मतलब असीमित होते हैं, तो उस समय ये ज्यामितीय या चरघातांकी जो वृद्धि मॉडल है वो प्राप्त होता है जो जे शेप्ड होता है। और डार्विन ने भी यही बताया कि अगर संसाधन असीमित होते हैं तो जो बहुत धीमी गति से वृद्धि करते हैं, बहुत धीमी गति से जनन करते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे हाथी की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें प्रत्येक हथनी नॉर्मली अपने जीवन काल में 6 बच्चों को जन्म देती है। 22 महीने उनका गेस्टेशन पीरियड होता है, 22 महीने माता के गर्भाशय में रहकर बच्चा बाहर आता है, तो वो अपने जीवन काल में लगभग 6 बच्चे देती है। और उनका जो दर है रिप्रोडक्शन का बहुत धीमा है, लेकिन अगर सीमित संसाधन हो, आवास पर्याप्त हो, खाना पर्याप्त हो, तो एक बहुत स्लोली पॉपुलेशन जो स्लोली रिप्रोड्यूस कर रही है, पॉपुलेशन बहुत धीमी गति से जनन कर रही है, इसकी जनसंख्या भी, इसकी समष्टि जो होती है वो भी, उसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा जाती है। तो चरघातांकी यानी कि लॉगरिथमिक ग्रोथ जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है वो जे शेप्ड होती है, जिसमें पहली लैग फेज में बहुत कम ग्रोथ होती है, फिर घातांकी अवस्था में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, ध्वंस अवस्था में वापस नीचे बहुत कम ग्रोथ होती है। और उसका जो फार्मूला होता है वो लास्ट में अगर हम कैलकुलस के सिद्धांत दें तो NT इज इक्वल टू N0ERT होता है। N वो पॉपुलेशन डेंसिटी है जो 0 समय पर थी, T समय पर NT हो गई, E इज इक्वल टू उसका क्या है, लघुगुणक हो गया जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, R क्या हो गया, प्राकृतिक वृद्धि का इंट्रिंसिक दर, और T जो होता है वो समय होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।